सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग अगला चैप्टर करने वाले केमिस्ट्री का, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेसिकली हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कर लिया, हमने एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स कर लिया। अब बारी है अगले चैप्टर की तरफ बढ़ने की, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो बेसिकली यार इस कॉन्कर सीरीज के अंदर ये हमारा तीसरा लेक्चर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और हमारे पास में क्या क्या है देखने के लिए। ऑलराइट, सो एक चीज़ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दूं कि जैसे कि मैं ये चीज़ आपको हर वीडियो में बता रहा हूं, बट आज मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको ये चैप्टर के बेस्ट नोट्स, बेस्ट हैंड रिटन डिजिटलाइज्ड नोट्स जो है, जो कि आईपैड पर बनाए गए हैं, वो आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कंप्लीटली फ्री नोट्स हैं। ये नोट्स आपके एनसीईआरटी से निकाले गए, साथ ही साथ आपको उन्हीं नोट्स के अंदर आगे की तरफ देखने को मिलते हैं पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले 10 साल के प्रीवियस, क्या बात है अथर्व भैया, तालियां। सो बेसिकली जो प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस हैं, पिछले 10 साल के जो क्वेश्चंस हैं, वो इसके अंदर इंटीग्रेट किए गए। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क्स, ठीक है। एमसीक्यूज भी हैं और कुछ अराउंड 30 से 35 क्वेश्चन हर चैप्टर के अंदर डालने की कोशिश की गई है, जिसके अंदर सिलेबस रिडक्शन है, उसमें थोड़े से कम क्वेश्चन है, क्योंकि अगेन वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अराउंड रोल करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक, सो ये जो आपको नोट्स है ये भी कंप्लीटली फ्री में देखने को मिल जाएंगे विद इंटीग्रेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मार्क माय वर्ड्स, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे और बात करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और लिंक देखने को मिलेगी, 2 लिंक्स देखने को मिलेंगे बेसिकली। एक है क्विज की, जो कि आप जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहां पर आपको अपना स्कोर भी देखने को मिल जाएगा। एक है डीपीपी, जिसे हम कहते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर। वो डीपीपी जो है वो आपके खुद के नॉलेज के लिए, सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो वो डीपीपी की लिंक भी आपको कंप्लीटली फ्री देखने को मिल जाएगी। बेसिकली वो डीपीपी कंप्लीटली फ्री है, ठीक, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम पर अपलोड होते हैं। तो टेलीग्राम की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, मटेरियल का भंडार है यहाँ पर। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि आज मैं फिर से तुमसे करना चाहता हूँ कि यार इस संडे को 31 को हम लोग करने वाले हैं एक लाइव मैराथन। ठीक है, ये मैराथन के अंदर हम लोग पिछले 10 साल के 50 से 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तगड़े वाले केमिस्ट्री के। हमारा स्केड्यूल काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो मैं चाहता था कि हम यार ये पढ़ने के बाद एकदम से मैराथन कर ले, ताकि चीज़ें बिल्कुल हमारे दिमाग में बैठ जाए। देखो, हमने अभी हमें 5 दिन के अंदर जो है, हमने 26, 27, 28, 29, 30, ये 5 दिन में हम हमारा पूरा केमिस्ट्री खत्म करने वाले हैं। ठीक, इन 5 दिनों में हम हमारा पूरा केमिस्ट्री समाप्त करने वाले हैं। अच्छा, और 31 को मैं ये मैराथन ले रहा हूँ। ओके, ये एक लाइव मैराथन होगी, कंप्लीटली फ्री मैराथन होगी। इसको इसके अंदर एनरोल करने का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां पर जाने के बाद में वो आपसे एक कोड पूछता है, दैट कोड इज AP01। ओके, फ्री मैराथन है, कंप्लीटली फ्री। बस इस क्लास को अनलॉक करने के लिए आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा, अगर आप पहली बार एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, पहली बार प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो। ठीक, मैं अगेन आपको बोल रखा है कि हमारा एम है 10,000 एनरोलमेंट्स का, जो कि मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग हिट कर पाएं। ठीक, तो आना बिल्कुल से मत भूलना। ऑलराइट, ये रहा कोड AP01। ऑलराइट, तो अभी मेटल्स क्या होते हैं यार, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मेटल्स का। ऑलराइट, मेटल्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वो कुछ इस प्रकार है कि मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं ओपेक। हमने देखा है कि यार अगर आपने कभी भी कोई मेटल रॉड देखी है, कहीं पर रखी हुई है, कहीं पर पड़ी हुई है, तो वो मेटल रॉड कैसी, वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है कि नहीं। ग्रेट, बड़ा ही बेसिक है यार, कुछ बेसिक चीजें मैं तुमको समझा रहा हूं। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है, लस्ट्रस। यहां पर लिखा हुआ है लस्ट्रस, यानी कि मेटल्स शाइनी होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, हमने देख रखा है ना, मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं, आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं यार, ये चीज हम लोग बचपन में पढ़ के आ चुके हैं कि मेटल्स जो होते हैं, है ना, मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने देखा हमारे घर के अंदर भी जो वायर्स दौड़ रही है, वो कौन सी वायर्स दौड़ रही हैं, मेटल वायर्स हैं, है ना, है कि नहीं। ग्रेट, सो बेसिकली ये जो मेटल होता है, इट इज मेटल, जो भी मेटल होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अभी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिस केस में शायद हो सकता है कि अच्छा कंडक्टर ना हो, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वही बारी है। ग्रेट, अच्छा, हमको पता है मेटल्स ओपेक होते हैं, मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी हम लोग जो मेन चीज की बात करने वाले हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स क्या प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जिसके चलते हम कहते हैं कि हाँ यार ये एक मेटल है या फिर ये एक नॉन मेटल है। हम डिस्टिंग्विश कैसे कर पाते हैं, वो प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। समझ रहे हो वाइफ को। ग्रेट, अच्छा, तो आगे चलते हैं। ओके, अभी बात करते हैं इन सब फिजिकल प्रॉपर्टीज की एक एक करके। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर हार्डनेस की।
हार्डनेस की। अच्छा हमको पता है मेटल्स का सॉफ्ट होते हैं क्या? मेटल सॉफ्ट नहीं होते ना, आपने देखा होगा कहीं पर भी कोई भी रॉड पड़ी हुई है मेटल की, क्या वो सॉफ्ट होती है? क्या ऐसे पैर रख दिया तो पिचक गई? नहीं। होता है ऐसा, कभी देखा है कि मेटल को मतलब ऐसा पकड़ के रखा है और ऐसा दबा दिया तो मेटल दब गया? राइट। सिमिलरली मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, लेकिन इस केस में भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। सारे मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। कैसे एक्सेप्शन भैया? मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मैंने ये नहीं कहा कि सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द मेटल्स। इसका मतलब आपका, इसका ये मतलब है भैया कि कुछ ऐसे मेटल्स भी हो सकते हैं जो कि शायद सॉफ्ट होंगे। हाँ जी बिल्कुल। एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स सच एज सोडियम, एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स सच एज सोडियम, जो कि सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ऑलराइट। और इतने सॉफ्ट होते हैं कि दे कैन बी कट यूजिंग अ नाइफ, एक नाइफ से इन्हें कट किया जा सकता है, इतने सॉफ्ट होते हैं। ठीक, तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, हार्डनेस की अगर हम बात करते हैं तो, लेकिन कुछ ऐसे एल्कली मेटल्स लाइक सोडियम होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं। समझे? अरे क्या बात है, ग्रेट। पोटेशियम, लिथियम वगैरह वगैरह वगैरह, दे आर सॉफ्ट मेटल्स, दीज कैन बी कट यूजिंग अ नाइफ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है स्ट्रेंथ। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। भाई तगड़े होते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफी तगड़ी, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेटल जो होते हैं वो तगड़े होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो तगड़े होते हैं। हम देखते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, इतने बड़े बड़े ब्रिजेस में, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? स्ट्रॉन्ग होते हैं यार, इतने बड़े स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखना है, इतने बड़े ब्रिज को होल्ड करके रखना है, तगड़े मेटल की जरूरत है, कुछ तगड़ी चीज की जरूरत है। ठीक, ग्रेट। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। बिकॉज ऑफ दीज बिग स्ट्रक्चर्स आर मेड यूजिंग मेटल्स। बात की अभी हमने, जस्ट बात की, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इन्हीं से बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोडियम और ये जो एल्कली मेटल्स हम देख रहे हैं, अभी हमने पढ़ा कि सॉफ्ट होते हैं, क्या इनका इस्तेमाल किया जा सकता है बड़े स्ट्रक्चर बनाने में? नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये खुद ही सॉफ्ट है, ये खुद ही सॉफ्ट है, इन्हें खुद को ही हम नाइफ से कट कर सकते हैं। तो सोचो अगर बड़े बड़े बिल्डिंग में, अगर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल किया गया तो फिर तो सत्यानाश ही होना है। ठीक, तो इसलिए ये जो होते हैं इनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि सॉफ्ट मेटल्स हैं, है ना। तुम ये दोनों पॉइंट्स को रिलेट कर सकते हो, ये दोनों पॉइंट्स को रिलेट कर सकते हो। हम इतने समझदार तो है कि हम इन दोनों पॉइंट्स को रिलेट कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। स्टेट मेटल्स जो होते हैं, है ना, मेटल्स जैसे कि आयरन हमने देखा है, आयरन रॉड देखिए। मेटल्स जनरली क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। आपके सामने अगर एक मेटल की कोई रॉड पड़ी हुई है तो क्या वो देखते ही देखते पिघल जाएगी? नहीं, वो एक सॉलिड रॉड है, राइट। उसकी स्टेट क्या है? इट इज अ सॉलिड। लेकिन मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है, मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी जो होता है इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। समझे बात को? ग्रेट। तो जहां पर मोस्ट ऑफ द मेटल्स सॉलिड होते हैं भैया, जहां पर मोस्ट ऑफ द मेटल्स सॉलिड होते हैं भैया, उसमें से जो ये है मर्क्यूरी है वो एक सॉफ्ट है, आई मीन वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। सो सॉरी, मैं सोडियम, एक्चुअली ना सोडियम, मुझे पता है सोडियम का इतना फैसिनेटिंग क्यों लगता है, क्योंकि सोडियम एक मेटल है, बट स्टिल सोचो, बट स्टिल इट कैन बी कट यूजिंग अ नाइफ। आपने देखा होगा, अगर आप कभी जाओगे अगले साल, जब आप केमिस्ट्री लैब वगैरह जाओगे तो तब तुम देखोगे कि वहाँ पर सोडियम को ना बहुत ही शिद्दत से, प्यार से हैंडल किया जाता है। और ऐसा बहुत सारा सोडियम, जब कोई भी क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट करना होता है तो बहुत सारा सोडियम नहीं यूज़ किया जाता, एक छोटा सा इतना सा पोर्शन यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो पहली बात तो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, उसको पानी वानी में डाल देना तो फिर सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, सोडियम बहुत खतरनाक होता है, उससे दूर रहना चाहिए, है ना। दूरी भरी, दूर से देखो कि हमारे टीचर क्या कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा बीच बीच में हमको झाँक के देखना नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उनको पता है कैसे हैंडल करना है, हमको नहीं पता कैसे हैंडल करना है, हमने हाथ में पकड़ लिया फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तो सोडियम यार हानिकारक होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। अच्छा, तो मेरी जान थोड़े से और कुछ यहाँ पर आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साउंड की बात करते हैं। अच्छा, मेटल को फट करके ठोक, मेटल को अगर जोर से हमने कहीं मारा तो एक साउंड आएगा। ठीक है, एक साउंड आता है। ठीक, तो मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। हमने सुना ना, है ना, आता है ना, आता है, ऐसा साउंड आता है अगर हम मेटल को ऐसे मारते हैं तो टंग, रिंगिंग साउंड आता है। अच्छा मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ठीक है,
सो मेटल्स आर कॉल्ड सोनोरस। अब ये रिंगिंग साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं व्हेन दे आर बीइंग हिट, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं सोनोरस। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं सोनोरस। अच्छा, क्या बात है। साउंड ऑफ, ठीक है, साउंड ऑफ मेटल्स इज नोन एज मेटालिक साउंड। ओह, क्या बात कर दी। इनका ये उपकार हमें जिंदगी भर याद रहेगा, है? क्या बात कर दी, देखो तो क्या बात की है। साउंड ऑफ मेटल इज नोन एज मेटालिक साउंड। नाइस, ठीक। दिस, अभी मेटालिक साउंड नहीं बोलेंगे ना मेटल के साउंड को, नॉन मेटालिक साउंड तो बोलेंगे नहीं, है? या फिर पियानो नहीं बोलेंगे। अच्छा, दिस इज द कॉज दैट मेटल वायर्स आर यूज्ड इन मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सीधी सी बात है, जब इनकी ये प्रॉपर्टी है, देखो ये प्रॉपर्टी का ना, जितनी मेटल की प्रॉपर्टीज हैं सबका इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया गया। हमने देखा स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इस्तेमाल किया जाता है। सोनोरस होते हैं, यानी कि दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जब उन्हें हिट किया जाता है तो बिल्कुल उन्हें प्रोसेस करके, बिल्कुल ऐसा रिफाइन करके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि गिटार हो गया, है कि नहीं? कितनी अच्छी चीज़ है, मतलब हम कितनी प्रगति कर रहे हैं, कितनी मतलब किसी मेटल की प्रॉपर्टी के, किसी मेटल की प्रॉपर्टी से हम उसके यूजेस निकाल रहे हैं। ग्रेट। अच्छा, कंडक्शन की बात करते हैं। हमको पता है यार, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, कि मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमको ये चीज़ अच्छी तरीके से पता है कि जो भी मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक। दिस इज द कॉज दैट इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि ये मेटल्स हैं। और मेटल्स क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? क्योंकि अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, ग्रेट, ठीक है। मैलिएबिलिटी की बात करते हैं। मैलिएबिलिटी क्या होता है? मेटल्स को ना मैलिएबल कहा जाता है। ये रहा, यहां पर मैं लिख देता हूं स्पेलिंग। मेटल्स को मैलिएबल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं, वी कैन बीट देम इनटू थिन शीट्स। वी कैन, दिस मीन्स मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इन्हें पतली थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक। अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग बिग शिप्स। इसी मैलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी के कारण आयरन जो होता है उसे बड़ी बड़ी शिप्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि भाई साहब ये बड़े बड़े, अब सीधी सी बात है ना, मेटल जब हमें मिलता है तो ऐसे कोई बिल्कुल प्रॉपर शेप में तो मिलता नहीं है कि सीधा शेप है, बिल्कुल रॉड का शेप है ना, सीधे शेप में तो मिलता नहीं है। वो बहुत ही घिचड़ पिचड़ और बहुत ही मतलब अजीबोगरीब शेप में मिलता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, राइट। ग्रेट। तो मेटल्स को दे आर मैलिएबल, उनको हम थिन शीट्स में बीट डाउन कर सकते हैं। डक्टिलिटी की बात करते हैं डक्टिलिटी नहीं डक्टिलिटी, ठीक। डक्टिलिटी क्या है? मेटल्स आर डक्टाइल, मतलब ये जो हम वायर्स देख रहे हैं ये है तो मेटल्स, लेकिन क्या जब हमने इन्हें जमीन में से निकाला था तो क्या ये वायर की फॉर्म में निकले थे? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि मेटल जो है इनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसके चलते हम इन्हें थिन वायर्स में कन्वर्ट कर पाए। अच्छा, तो मेटल्स कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। देखो यहाँ पर मेटल्स आर डक्टाइल, दिस मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। हम मेटल्स को थिन पतली वायरों में ड्रॉ आउट कर सकते हैं, यानी कि जो लगी हुई है ना, ये इसी की देन है, इसी प्रॉपर्टी की देन है, ठीक। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वायर इज मेड ऑफ मेटल्स। आई बात समझ में? ग्रेट। कितनी आसान प्रॉपर्टीज है, हमारे आसपास सब दिख रहा है हमको, सब हमारे आसपास है, बट दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, ठीक। साउंड की बात हमने कर ली, हमने बात कर ली कंडक्शन की, मैलिएबिलिटी की और डक्टिलिटी की, और कुछ नहीं था। अब और थोड़ी सी आगे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। वो प्रॉपर्टीज बस कुछ और, बस कुछ और, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज कुछ इस प्रकार है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, है, अगर हम मेटल्स के मेल्टिंग और क्या लिखा है, मेटल्स लिखा है, जब हम मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्यों भैया? तुम खुद सोचो यार, खुद सोचो। जब भी तुमने कोई भी मेटल ऐसे गर्म होते हुए देखा होगा तो बिल्कुल लाल चटक हो जाता है कि नहीं? ग्रेट। मतलब तुमने कभी ना कभी किसी ना किसी वीडियो में देखा होगा, किसी ना किसी मूवी में देखा होगा, इतना लाल चटक हो गया है वो, फिर भी पिघल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा समय भी लगता है, हीट भी लगती है, ठीक। वहीं उसी जगह पर अगर मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे मेटल्स की, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इसका जवाब तुम मुझे नीचे कमेंट करके दोगे, क्योंकि मैंने अभी 5 मिनट पहले तुम्हें बताया था इसका कारण क्या है। अभी 5 मिनट पहले हार्ड मेटल सॉफ्ट मेटल्स की हमने बात की थी, तब मैंने तुमको समझाया था, ठीक। तो मुझे कमेंट करके बताना कि सोडियम जो होता है इसका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। ओके, आसान सा सवाल है, बट तुम कमेंट करोगे जरूर से। ऑलराइट। अच्छा हाँ, आज इस वीडियो का एक लाइक टारगेट रखते हैं 6000 लाइक्स का। ओके, चलो डेंसिटी की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई डेंसिटी।
दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमको दिमाग लगाना ही नहीं है, हमको ये बचपन से पता है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमको बचपन से पता है। क्या हमको ये नहीं पता है कि मेटल्स को अगर हिट करेंगे तो रिंगिंग साउंड आएगा? पता है। तभी तो भाई साहब वो मेटल्स, हमारे जो गिटार्स होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग्स यूज की जाती है, वो मेटल की होती है। हमें ये नहीं पता कि मेटल्स को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमको यहाँ पर हमारे घर में वायर्स देखने को मिल रही हैं। हमें ये नहीं पता कि हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, पता है यार, डेंसिटी हाई होती है। अच्छा, लास्ट पॉइंट कलर की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन कलर। अब इसमें भी क्या ही समझेंगे, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन कलर बट गोल्ड एंड कॉपर आर एक्सेप्शंस, क्योंकि हमको पता है कि गोल्ड और कॉपर का कलर थोड़ा सा अलग सा होता है, येलोइश ब्राउनिश टाइप सा होता है, थोड़ा सा हमने देखा है। ठीक है, ग्रेट। तो ये कुछ और प्रॉपर्टीज थी हमारे मेटल्स की। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं ये हमें और क्या समझना है। हम अभी बात करने वाले हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। देखो आप नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज 5 सेकंड में खत्म कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो। कैसे? टाटा बाय बाय, बिल्कुल खत्म कर सकते हो। कैसे? ऐसे कि जितनी भी आपने मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज 99% उसका उल्टा है। देखो जरा, हमने बात की थी कि मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, रादर दे आर जनरली सॉफ्ट। बात खत्म। वहां पर हमने बात किया कि जनरली हार्ड होते हैं, यहां पर ये जनरली सॉफ्ट होते हैं। ठीक, ग्रेट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर डायमंड एक एक्सेप्शन है। डायमंड जो है, इट इज एन एक्सेप्शन। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। तुम फील समझ रहे हैं यहाँ पर, करिश्मा देखो यहाँ पर कि हमने बात की कि नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, और मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इज डायमंड, जो कि एक नॉन मेटल है। गजब भाई साहब, बहुत ही गजब। ठीक, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, है नॉन मेटल, डायमंड है नॉन मेटल, लेकिन इट इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। क्या कमाल है ना। अच्छा, आगे आते हैं, स्टेट की बात करते हैं। नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, दे में बी लिक्विड, दे में बी गैस। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं। लेकिन तुमने क्या मेटल को हवा में उड़ते हुए देखा है? ओ वो आयरन जा रहा, पकड़ो, नहीं देखा ना। मेटल्स तो भाई सॉलिड होते हैं। ठीक, अच्छा, लस्टर की बात करते हैं, शाइन की बात करते हैं। मेटल्स जनरली कैसे थे? मेटल्स कैसे थे? लस्ट्रस थे, है ना, शाइनी थे। नॉन मेटल्स जो होते हैं, इनका एक डल अपीयरेंस होता है ना, ये इतने लस्ट्रस नहीं होते। ओके, ग्रेट। डायमंड एंड आयोडीन आर एक्सेप्शंस। हमें पता है डायमंड कैसे चमकता है, बिल्कुल है, हीरे जैसे हम जब भाई उदाहरण देते हैं, किसी को शाबाशी देते तो भी हम क्या कहते हैं? तो हीरे जैसे चमक रहा है मेरा राजा बेटा, हीरे जैसे चमकेगा, हीरे जैसा चमकेगा, शाइन, राइट। आई बात समझ में? तो डायमंड जो होता है ना, डायमंड एक एक्सेप्शन है इस केस में, क्योंकि जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मैं कह सकता हूँ कि नॉन लस्ट्रस कह सकते हो तुम, हाँ, जो शाइनी नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सोनोरिटी की। अच्छा, मेटल्स कैसे थे? सोनरस थे। तो नॉन मेटल्स कैसे होंगे? नॉन सोनरस। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, दैट इज दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ओके, दे डू नॉट प्रोड्यूस अ टिपिकल साउंड ऑन बीइंग हिट। बारी। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कुछ प्रॉपर्टीज की, आगे कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, क्योंकि ये कुछ ही प्रॉपर्टीज हैं यार, ठीक है, ये कुछ ही प्रॉपर्टीज हैं। ओके, बस कुछ और कंडक्शन की बात करते हैं। हमने मेटल्स के अंदर देखा था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स जो थे, है ना, मेटल्स जो थे, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गंदे कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन है। देखो यार, नॉन मेटल्स के केस में और मेटल्स के केस में, दोनों केस में हमने एक्सेप्शन देखे। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट एक्सेप्शन है, क्या है? मर्क्यूरी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट यहां पर भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, जिसको हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है, व्हिच इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज एन एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि हम जनरली टिपिकली बात कर रहे हैं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं, दे आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये जो ग्रेफाइट है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक्सेप्शन हुआ ना, ये एक्सेप्शन हुआ, राइट, ग्रेट। जैसे कि हम देखते हैं कि आज की डेट में सब भेड़ चाल में भाग रहे हैं, सब एक ही दिशा में भागे चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अलग सोच रहा है, जो कि बहुत अलग सोच रहा है, जिसका सोच, जिसका विजन बहुत अलग है, ठीक है, तो वो क्या है? वो एक एक्सेप्शन है, राइट। आगे बढ़ते हैं।
मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी की बात करते हैं, वहाँ पर डक्टिलिटी नहीं, मेरे को बार बार यार पता नहीं मैंने कोई कमेंट पढ़ा था कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, बट जब भी मैं डक्टिलिटी वर्ड सुनता हूँ मेरे दिमाग में डक्टिलिटी आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? दे आर ब्रिटल, ठीक है, दे कैन बी इजीली ब्रोकन। ओके, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, उनको इजीली तोड़ा जा सकता है। ठीक, तो इसका तो सवाल ही नहीं आता। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, वहां पर हमने बात किया था मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी होती है ना, तगड़े होते हैं, तो उन्हें पिघलाने में, तोड़ने में, मतलब सीधी सी बात है, उनको उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो काफी हाई होगा। सिमिलरली जो नॉन मेटल्स होते हैं, अब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा? कम होगा। नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक। और डेंसिटी की यहां पर बात क्या की थी कि मेटल्स जनरली हैव हाई डेंसिटी, नॉन मेटल्स के केस में नॉन मेटल्स हैव अ लो डेंसिटी। कलर्स की बात करेंगे तो अगेन नॉन मेटल्स आर ऑफ मेनी कलर्स, ठीक। तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज है जो जिसकी हमने बात करनी है इन केस ऑफ मेटल्स एंड इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम आगे बढ़ने वाले और बात करने वाले कुछ और चीजों की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक सवाल जवाब किया जाए, है ना, थोड़ा सा सवाल जवाब किया जाए। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बोल के बता दूंगा। ऑफ कोर्स ये आपकी बुक का सवाल है, आपके टेक्स्ट क्वेश्चन का एक सवाल है। वो सवाल कुछ इस प्रकार है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात करके आए कि मर्क्यूरी ऐसा मेटल है, नोट डाउन भाई साहब, कि मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। सेकंड बात करते हैं, विच कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, ऐसा मेटल जिसे हम आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं, क्या होता है? सोडियम होता है। ग्रेट। अब ये तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और चौथा क्वेश्चन ये है गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इन दोनों के जवाब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही अभी बात की है इन दोनों की। ऑलराइट, तो मेरी पूरी तबाही फैम कमेंट करने वाली है, मुझे एक एक बच्चे का कमेंट चाहिए। ओके, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो है वो कमेंट नहीं करते, या फिर शायद वो प्रीमियर चैट में तुम कमेंट कर देते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम नीचे कमेंट करो, क्योंकि चैट वाले जो होते हैं वो मैं देख नहीं पाता हूँ, बट नीचे वाले जो कमेंट है मैं वो स्क्रॉल तो कर ही लेता हूँ एटलीस्ट। ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कुछ खतरनाक केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब हम सीधा जंप करने वाले हैं कि मेटल इसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, मेटल उसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, है ना। अच्छा ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेटल और एयर की, है ना। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन, यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है मेटल और ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर यार ऑलमोस्ट ऑल दी मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट ऑल दी मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, ठीक। ग्रेट। अब ये रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन कुछ इस प्रकार की होती है, ये यार एक आपकी वर्ड इक्वेशन है जिसको हमको फॉलो करना होता है कि भाई जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि जब कोई भी मेटल, जैसे कि नीचे एग्जांपल भी दे रखा है कॉपर का, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो बनता है मेटल ऑक्साइड, ठीक। तो बनता है मेटल ऑक्साइड। भाई समझ लो ना, देखो जरा क्या ये चीज नीचे वाले एग्जांपल में फॉलो हुई। जब कोई भी मेटल यानी कि कॉपर, इस केस में कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है O2, तो बनता है मेटल ऑक्साइड। क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड। हाँ जी सही है, ठीक है। तो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है बनता है मेटल ऑक्साइड। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमको याद है और हमको सामने दे दिया गया तो हम एटलीस्ट ये बना सकते हैं, ठीक। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अच्छा, बात करते हैं मेटल ऑक्साइड्स की। अब हमने बात कर ली कि मेटल ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एयर ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। अब जरा इन मेटल ऑक्साइड्स की बात करते हैं कि इनमें क्या खासियत होती है, ठीक है, देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और ये चीज हमने एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी की थी। काफी लंबे समय तक काफी मैंने तुमको वो समझाया था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। तो हम ये चीज याद रखेंगे कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, अगेन मैं यूज कर रहा हूं वर्ड मोस्ट ऑफ द, वो होते हैं बेसिक इन नेचर। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक इन नेचर। भैया मोस्ट ऑफ द होते हैं मतलब सारे नहीं होते हैं यार, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, बट देयर आर सम विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एंड बेसिस। हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, जो कि बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है, उन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये कैसे खास है भैया? ये इसलिए खास है, ठीक है, ये इसलिए खास है क्योंकि देखो यहाँ पर इस केस में
ये जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, हाँ, ये रिएक्ट कर रहा है HCl से, यानी कि एक एसिड से। क्या बन रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, क्या बन रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। इस केस में ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है किसकी तरह एक्ट कर रहा है? इट इज एक्टिंग लाइक अ बेस। क्यों? क्योंकि ये काइंड ऑफ एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तुमको दिख रही है, या फिर वो भी छोड़ दो, तुमको दिख रहा है सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। एक एसिड है तो दूसरा बेस होगा, एक एसिड है तो दूसरा बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस की तरह काम कर रहा है। लेकिन तुम नीचे वाली रिएक्शन देखो, नीचे वाली रिएक्शन में NaOH क्या है? NaOH एक बेस है, NaOH जो है वो एक बेस है ना। आंसर क्या आ रहा है? NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट और H2O, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर। अभी इस केस में भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। NaOH बेस है तो दूसरा क्या होगा? एसिड होगा, है? तो इस वाली रिएक्शन में वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। वाइब समझ में आई? ठीक, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करते हैं। ठीक, ग्रेट। लेकिन जनरली देखो, जनरली जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बेसिक होते हैं नेचर में, वो बेसिक होते हैं नेचर में। लेकिन ये कुछ खुराफाती ऑक्साइड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं इनका पानी के साथ में क्या रिएक्शन है। अब मेटल रहेगा साइड में, ठीक है, अब मेटल रहेगा साइड में। ओके, पहली फुर्सत में मेटल निकल गया। अभी हम बात करने वाले रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ में इसके रिएक्शन की हम बात करेंगे। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। अच्छा, एल्कलीज क्यों बन रही है? क्या हमने ये समझा अभी थोड़ी देर पहले कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना? ये समझा हमने थोड़ी देर पहले। अच्छा, ग्रेट। एल्कलीज क्या होती है? दोज बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर, दोज बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर। अच्छा, फिर से पढ़ो एक बार। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स हमने पढ़ा था, मोस्ट ऑफ द बेसिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन जो होते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं। सिमिलरली मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट दोज व्हिच डिसॉल्व इन वाटर आर नोन एज, बेसिकली दे फॉर्म एल्कलीज। ठीक है, ग्रेट। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज एज फॉलोज। तो यहाँ पर यार हमने बात कर ली है मेटल ऑक्साइड्स की, कि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। फिर इसमें कुछ खुराफाती ऑक्साइड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करते हैं। फिर हमने बात की पानी के साथ में कैसा रिएक्शन होता है मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स का, जिसमें कुछ जो है वो पानी वो बेसिकली दे फॉर्म एल्कलीज। ठीक, तो यहाँ पर हमने देख लिया। ओके, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ छोटी मोटी जानकारियों की, वो कुछ इस प्रकार है। फटाफट से देखेंगे क्योंकि वैसे भी ये जानकारियां जो हैं ये आपके काम की तो है लेकिन आसान है। ठीक, ओके, ग्रेट। मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली। मैंने तुमको बताया ना, मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो सोडियम होता है, ये जो बेसिकली पोटेशियम नहीं बताया था लेकिन अब बता रहा हूँ, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो इतने विगरसली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इफ केप्ट इन ओपन, अगर इन्हें थोड़ी देर तक खुले में रखा जाता है ना, दे विल इमीडिएटली कैच फायर if kept in open. Okay, hence to protect them and to prevent accidental fires they are kept immersed in kerosene oil. एक्सीडेंटल फायर ना हो, क्योंकि हमें पता है यार लेबोरेटरीज के अंदर ज्यादा अमाउंट में होता है सोडियम वगैरह, पोटेशियम वगैरह। ठीक है, अब अगर ऐसे खुले में रख दिया तो फिर तो आग लग जाएगी, इट विल एक्सीडेंटली कैच फायर, जैसे कि हमने भी देखा। तो वो एक्सीडेंटल फायर को प्रिवेंट करने के लिए इट इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, ताकि उसका कॉन्टैक्ट ना हो पाए हवा से। ठीक, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स the surfaces of metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead etc. are covered with a layer of oxide. हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के अंदर भी बात की थी कि कैसे मैग्नीशियम के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। ठीक है, which prevents the further oxidation। ये रहा, सोचो जरा, मैंने तुमको एग्जांपल दिया था, याद है? तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ में बैठा हुआ है, तुम उसको पिंच किया जा रहे हो, है ना, उसकी स्किन पे उसको लग रहा है। अब वो एक मोटा जैकेट पहन के आ गया और बोलता अब पिंच करके दिखा। आपने पिंच किया, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि अभी उसके हाथ के ऊपर एक मोटे जैकेट की लेयर है। सिमिलरली यहाँ पर फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि अब ऑलरेडी उस मेटल के सरफेस पे एक मेटल ऑक्साइड की लेयर है। जब मेटल ऑक्साइड की लेयर है तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा कैसे? राइट, ग्रेट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग।
Iron does not burn on heating, but iron fillings burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. देखो क्या कमाल चीज़ है। आपने देखा है कभी एक आयरन रॉड, मोटी सी रॉड है, उसको हमने आग के ऊपर रख दिया, एकदम से जल गई? नहीं। लेकिन जो आयरन फिलिंग्स होती हैं, पतली पतली छोटी छोटी सी, अगर उसको हमने डाल दिया, ठीक है, तो बहुत विगरसली बर्न करती हैं, बहुत विगरसली बर्न करती हैं। ठीक, ग्रेट। कॉपर डज नॉट बर्न, ओके, कॉपर डज नॉट बर्न, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ग्रेट, अमेजिंग, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था ये तो। अच्छा, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली लाइफ में भी थोड़ा इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर हमने बात कर ली है जो कि आपने एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी मैग्नीशियम के केस में देखा था। फिर हमने बात कर ली है आयरन फिलिंग्स वाली, फिर हमने बात कर ली है कॉपर की, और फिर हमने बात कर ली है सिल्वर और गोल्ड की। आगे बढ़ेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे टू बी नोटेड। ओके, तो अभी हम बात करने वाले हैं मेटल एंड वाटर। हम थोड़ी देर पहले बात करके आए थे मेटल और ऑक्सीजन की जोड़ी की, अब हम बात करने वाले हैं मेटल और वाटर की जोड़ी की। ठीक, मेटल प्लस वाटर, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। मेटल प्लस वाटर फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मेटल प्लस वाटर फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन कहानी यहीं पर नहीं रुकती, कहानी यहाँ पर नहीं रुकती। मेटल प्लस वाटर फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अच्छा, अब ये जो मेटल ऑक्साइड बना है ना, मेटल के साथ में पानी का रिएक्शन हुआ, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बन गया। अब ये जो मेटल ऑक्साइड बना है, इट विल फर्दर रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि पानी तो बहुत सारा है कि नहीं, पानी बहुत सारा है, उसके अंदर एक मेटल, मान लो मेटल है, ठीक है, इमेजिन करो, ठीक है, पानी के अंदर मेटल है, ठीक है। अब रिएक्शन हुआ मेटल का पानी के साथ में, मेटल ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस भी बनी, है ना, हाइड्रोजन गैस भी बनी। लेकिन थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन को भूल जाओ, तो अब जो मेटल ऑक्साइड बना है ना, वो मेटल ऑक्साइड अभी अपने आसपास के पानी से फिर से रिएक्ट करता है और बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। वो मेटल ऑक्साइड पानी के साथ में फिर से रिएक्ट करता है, देखो यहां पर, और बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक, ग्रेट। तो यहां पर सबसे पहले हमने देख लिया कि मेटल और पानी का रिएक्शन होकर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड और पानी का फिर रिएक्शन होता है और बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड, और ये हमारी यहां पर रिएक्शन समाप्त होती है। यहां पर रिएक्शन खत्म मत कर देना यार, ठीक है, अगर कभी आपको लिखने की जरूरत पड़े तो रिएक्शन समाप्त यहां पर हो रही है। अब बात करते हैं कुछ मेटल्स की, कुछ अच्छे मेटल्स, कुछ ढीठ मेटल्स, कुछ जिद्दी मेटल्स। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। अभी हम बात करके आए थे, मैंने बताया था कि थोड़े से पानी में भी डाल दिया तो धमाका हो सकता है कि नहीं, राइट। तो मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम ये बहुत ही वायलेंटली, बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं इवन विद कोल्ड वाटर, राइट। इवन विद कोल्ड वाटर क्यों लिखा है? क्योंकि भाई ठंडे पानी के साथ में भी इतना खतरनाक रिएक्ट कर जाते हैं, है कि नहीं। In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव होते हैं, इतने विगरसली, इतना विगरस रिएक्शन होता है ये कि बेसिकली जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है ना, इट इमीडिएटली कैचेस फायर। देखो मतलब क्या ही बोले, मतलब खतरनाक चीज़ है बड़ी। ठीक, वापस से पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ सोडियम और पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। देखो यहाँ पर K प्लस H2O फॉर्म्स KOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी, राइट। यहाँ पर हीट एनर्जी लिखा हुआ है, अगर नहीं दिख रहा हो यहाँ पर हीट एनर्जी लिखा हुआ है। बात कर ली ना हमने, हमें अभी बात की कि कैसे यहाँ पर जब पानी के साथ में रिएक्शन होगा तो KOH यानी कि ये क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड बना है, ये रहा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि बार बार ये पहली वाली स्टेप दिखाएंगे, फाइनल जो रिजल्ट मिल रहा है वो तो यही मिल रहा है कि नहीं। अच्छा, तो ये फॉर्मेशन हुआ H2 और बहुत सारी हीट एनर्जी, ठीक है, यही तो मेन है हीट एनर्जी। फिर सोडियम के केस में देखो, पानी का रिएक्शन हुआ है ना, सोडियम का रिएक्शन हुआ पानी के साथ में, NaOH H2 हीट एनर्जी, है कि नहीं, है कि नहीं, ग्रेट। अच्छा, यहाँ पर तुमको रिएक्टिविटी सीरीज देखने को मिल रही होगी एक, जो कि मैं तुमको अभी समझा देता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना आए। यहाँ पर इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखो यार, जो कुछ एलिमेंट्स हैं, है ना, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये कुछ एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट के ऊपर है, कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट के नीचे है। पोटेशियम और सोडियम अगर ध्यान से देखते हो तो पोटेशियम और सोडियम जो है इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि पोटेशियम और सोडियम कितने वायलेंटली, कितने विगरस से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं यानी कि ये बहुत रिएक्टिव होंगे। जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो ऊपर से नीचे, मतलब जो रिएक्टिविटी है वो ऊपर से नीचे कम होती जाती है। यानी कि पोटेशियम की जो रिएक्टिविटी है अगेन वो सोडियम से थोड़ी सी ज़्यादा है, सोडियम की कैल्शियम से थोड़ी सी ज़्यादा है, फिर कैल्शियम की मैग्नीशियम से थोड़ी सी ज़्यादा है, एंड सो ऑन।
ओके तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो टॉप मोस्ट में दो मेटल्स हैं सोडियम और पोटेशियम, उनका रिएक्शन कैसे होता है पानी के साथ में, है ना, कितना वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। अब थोड़ा नीचे आते हैं, अब हम बात करने वाले हैं कैल्शियम की और मैग्नीशियम की। ठीक है, पोटेशियम सोडियम की बात कर ली, अब कैल्शियम मैग्नीशियम की बात करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, मतलब जितना वायलेंट सोडियम पोटेशियम का था उतना वायलेंट नहीं। क्यों? क्योंकि ये कम रिएक्टिव होता है कि नहीं, क्योंकि ये कम रिएक्टिव होता है। अरे क्या बात, ग्रेट, कम रिएक्टिव होता है। ओके, अमेजिंग। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। हीट इवॉल्व हो रही है, देखो यहां पर, हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, यानी कि इवॉल्व तो हो रही है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, इतनी सफिशिएंट नहीं है कि जो हाइड्रोजन निकला है उसमें आग लगा दे, है ना, ग्रेट। तो ये देखो अगेन यहाँ पर कैल्शियम और पानी रिएक्शन हुआ, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बना था, मैंने स्टार्टिंग में समझाया था तुमको, और बनता है यहाँ पर H2। हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है लेकिन इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इस हाइड्रोजन में आग लगा दे। ठीक, अच्छा, अब हम आ गए सोडियम पोटेशियम की बात हो गई, सोडियम की बात हो गई, दोनों बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। फिर हम नीचे आए, कैल्शियम की बात की। वायलेंट रिएक्शन तो होती है लेकिन इतनी नहीं होती जितनी सोडियम पोटेशियम की थी, और यहाँ पर अगर यहाँ पर मतलब हीट एनर्जी इतनी भी रिलीज नहीं होती कि हाइड्रोजन में आग लग जाए, हाइड्रोजन फायर कैच कर ले। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल। क्या होता है ना कि जब बेसिकली कैल्शियम जो होता है, जब कैल्शियम का रिएक्शन होता है पानी वानी के साथ में, तो जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है वो उस कैल्शियम मेटल के सरफेस पे चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है कि नहीं, वो उस कैल्शियम मेटल के सरफेस पे स्टिक हो जाती है। अच्छा, ग्रेट। अब सीधी सी बात है, इतने सारे बबल्स जो हैं, इतने सारे हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो स्टिक हो गए मेटल पे, तो वो मेटल ऊपर उठ जाएगा, तो वो क्या, मेटल फ्लोट होने लगता है। क्यों फ्लोट होने लगता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस की बबल्स है वो उसे चिपक जाते हैं, और इतने सारे बबल्स हैं तो वो नीचे से ऐसे फ्लोट करने लगता है ना, ऐसे फ्लोट करने लगता है। ग्रेट, अमेजिंग। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ में रिएक्ट नहीं करता, बोलता मेरे लिए गर्म पानी लेके आओ। इसके अलग नखरे चल रहे हैं यहाँ पर, है? इसके अलग नखरे चल रहे हैं। सो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब अभी तक ये बेचारे जो ये पागल है सब, हैं, वो बोलेंगे सब कि क्या करें, हम मर जाए, हमारी कोई फीलिंग नहीं है। मैग्नीशियम बोल रहा है हमारे लिए गर्म पानी लेके आओ, ये कौन सी बात होती है? लेकिन ऐसा है, जिद्दी है, मानना पड़ेगा। मैग्नीशियम जो होता है, ठीक है, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वही बारी है, ग्रेट। ऊपर जैसा भी कोल्ड वाटर नहीं, अभी हॉट वाटर चाहिए। ओके ओके, एंड हाइड्रोजन, ठीक। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू द सरफेस। तो ये जो फ्लोटिंग वाला है ये कैल्शियम के केस में भी था और ये मैग्नीशियम के केस में भी है। अभी फर्क इतना है मैग्नीशियम के केस में कि मैग्नीशियम जो है वो गर्म पानी के साथ में रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। समझे वाइब को? ग्रेट, आगे बढ़ेंगे। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट ईदर विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। ये जो एल्यूमिनियम, जिंक, कुछ ऐसे मेटल्स हैं। अच्छा, मैं तुमको एक चीज बताना चाहूंगा इसके पहले सोडियम पोटेशियम था रिएक्टिविटी सीरीज में, फिर था सोडियम, फिर था कैल्शियम, फिर था मैग्नीशियम। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग लिस्ट में नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे जो रिएक्शन विगरस थी वो थोड़ी सी कम होती जा रही है, जो वायलेंट रिएक्शन थी वो थोड़ी सी लेस वायलेंट होती जा रही है। अभी हमने देखा कि कोल्ड वाटर के साथ में भी रिएक्ट कर जा रहे थे, लेकिन अब मैग्नीशियम को हॉट वाटर चाहिए। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा कम रिएक्टिव है। देखो यहाँ पर सीरीज में मैग्नीशियम थोड़ा सा कम रिएक्टिव है। उसके नीचे आते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। अब इसका ये मतलब है क्या इनके और अलग नखरे होंगे, क्योंकि और पहले से कम ढीले ढस हैं, लेजी हैं, ठीक है, तो इनके और अलग नखरे होंगे। क्या नखरे हैं इनके? ये नखरे हैं कि हम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। ना वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, ना वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, बट दे रिएक्ट विद स्टीम। ओहो, कुछ तो है? बहुत एहसान है आपका हम पर कि आप स्टीम के साथ में रिएक्ट करते हैं। दे रिएक्ट विद स्टीम, ये स्टीम के साथ में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। यहां पर देखो, सबसे पहले वो ठंडे पानी के साथ में पोटेशियम और सोडियम ठंडे पानी के साथ में भी रिएक्ट कर जा रहे थे। अभी हम बाद में देखते हैं कि कैल्शियम जो है वो भी रिएक्ट कर जा रहा है, लेकिन उसका रिएक्शन कम वायलेंट है। साथ ही साथ में जो हाइड्रोजन गैस, मतलब जो हीट निकली है वो इतनी नहीं है कि हाइड्रोजन गैस में आग लगा पाए। ओके, ग्रेट। फिर हम मैग्नीशियम पे आए, वो बोला कि ठीक है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, हमारी भी फीलिंग है, हमको गर्म पानी चाहिए। ओके, तो गर्म पानी लेके आया उसके लिए। अब और नीचे आए तो ये एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन के अलग नखरे। हम थक गए, अब तो इतने में तो हम थक गए। बोले कि नहीं, हम ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, हम गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, हमारे लिए स्टीम लेकर आओ। अब इन पे स्टीम लेकर आते हैं,
है। अब एक चीज देखो कि कैल्शियम के केस में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, मैग्नीशियम के केस में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, वहां पर पोटेशियम वहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, है ना, KOH बन रहा था, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड बन रहे थे, लेकिन इस केस में एल्यूमिनियम और जिंक आयरन के केस में हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहे, ऑक्साइड्स बन रहे हैं, ठीक। ये छोटी छोटी चीजें होती है नोटिस करने वाली, लेकिन नंबर दिला जाती है और थोड़ा सा नॉलेज भी दिला जाती है ना। देखो इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्साइड बन रहा है, हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा, ऑक्साइड बन रहा है। इस केस में भी ऑक्साइड बन रहा है। H2 गैस तो कांस्टेंट है हर जगह, H2 गैस तो कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर देखो ऑक्साइड बन रहा है, हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा। समझे बात को, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, तो हमें ऑलरेडी शायद देख भी चुके हैं कि मेटल्स और डाइल्यूट एसिड, यानी कि मेटल जब एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट और रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो मेटल्स और हाइड्रोजन का ये जो रिएक्शन है हम ऑलरेडी देखकर आ चुके हैं कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, कुछ नया नहीं है हमारे लिए। अच्छा, नया क्या है वो अभी आगे आएगा, वो भी आगे आएगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। हमने ये समझा अभी तक कि मेटल जब एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस है? कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो गया, ओके, हाँ, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं। सो बेसिकली मुझे अगली बार से पावर पॉइंट यूज करना पड़ेगा, कैनवा तूने धोखा दे दिया। ओके, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। जब कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, तब हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि HNO3 जो होता है, HNO3 जो होता है, जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, बिल्कुल मन लगा के सुनना। HNO3 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेस द H2 प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस बन रही थी, लेकिन ये HNO3 इतना दानवीर, इसने क्या किया कि उस H2 को ऑक्सीडाइज कर दिया। हेलो, कर लो बात, ठीक। मतलब H2 प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन ये HNO3 दानवीर बोला नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दें आपको, हम आपको ऑक्सीडाइज करके ही रहेंगे जनाब। तो उसने उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक। यहां पर उसने उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। अच्छा, अब ऑक्सीडाइज कर दिया तो ऑफ कोर्स किस में ऑक्सीडाइज होगा? पानी में, है कि नहीं? HNO3 ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगेन मैं बता रहा हूं, जब कोई भी मेटल एसिड के साथ में, यानी कि HNO3 के साथ में रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि HNO3 उसको ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर लिखा भी हुआ है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेस द H2 प्रोड्यूस्ड टू वाटर। जो H2 प्रोड्यूस हुआ उसको पानी में ऑक्सीडाइज कर देता है इन टू वाटर। पानी के अंदर नहीं बोल रहा हूं मैं, वैसा वाला नहीं बोल रहा हूं, बट मैं बोल रहा हूं कि H2 टू वाटर, ओके, ग्रेट। एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू एनी अदर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ओके। सो हमने बात कर ली, मेटल्स जनरली एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट H2 गैस बनती है। नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, इवॉल्व नहीं होती। क्यों? क्योंकि H2 जो बन रहा है उसको ये भाई साहब ऑक्सीडाइज कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं पानी में। इट ऑक्सीडाइजेस इनटू वाटर और खुद रिड्यूस हो जाते हैं इनटू एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे कि N2O, NO, NO2, ठीक, ग्रेट। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, अब देखो एक्सेप्शन के अंदर भी एक्सेप्शन ढूंढ के लाना है इनको। पहले ये एक्सेप्शन था, मतलब पहले हमने ये पढ़ा कि मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, बनता है सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस। उसमें एक एक्सेप्शन आई है नाइट्रिक एसिड, बोले कि नहीं मैं दानवीर हूं, मैं ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक। तो उसने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया इनटू वाटर और खुद रिड्यूस हो गया। लेकिन इसमें भी कुछ तोड़ निकल गए। वो ऐसे तोड़ थे कि जो मैग्नीशियम और मैंगनीज मेटल्स हैं, ये HNO3 के साथ में रिएक्ट करके H2 गैस बनाते हैं, या फिर H2 गैस इवॉल्व करते हैं, टू बी मोर प्रिसाइज। एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन, ठीक है। पहले हमने देखा कि कैसे रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनता है, फिर देखा HNO3 ऐसा एसिड है जो कि ये फॉलो नहीं करता। लेकिन क्यों नहीं करता? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन को। लेकिन फिर कुछ ऐसे मेटल निकल के आए जो कि HNO3 के साथ में रिएक्ट करने पर भी इवॉल्व करते हैं H2 गैस, लेकिन वेरी डाइल्यूट HNO3, ओके। आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की। वो कुछ इस प्रकार है कि हमने देख रखी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उस टाइम पे मैंने तुमको ये समझाया था कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक। यहां पर देखो, मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B, है ना, मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B फॉर्म सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A एंड मेटल B।
अगर ये मेटल ए है ना इस दूसरे वाले बी वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि हमने देखा था कि Fe प्लस CuSO4 फॉर्म्स FeSO4 प्लस Cu। यहां पर ये दिस इज द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, है कि नहीं? ग्रेट, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। लेकिन यहां पर तुम देखो क्या बन रहा है, FeSO4 इस Cu को इस Fe ने डिस्प्लेस मार दिया, ठीक? तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब पता कैसे चलेगा, मतलब हमको कैसे पता चला कि Fe Cu को डिस्प्लेस कर सकता है? Fe Cu को डिस्प्लेस कर सकता है, ये हमको पता कैसे चलेगा? ये हमको पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज से। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रहता है वो नीचे वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब हम आगे देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, आयरन नेल है, आयरन नेल है। थोड़ी देर बाद देखो क्या होता है कि जो ये बेसिकली आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन जाता है, फिर कलर भी चेंज हो गया, है कि नहीं? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अभी क्या बना है, अभी रिएक्शन कौन सी हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया अपनी जगह से। क्यों? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव था, ठीक है? ओके, अब देखते हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। इसमें सबसे रिएक्टिव है ये पोटेशियम। रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो कम होती जाएगी, यानी कि सोडियम इससे कम रिएक्टिव है, कैल्शियम इनसे कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम इनसे कम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम इनसे कम रिएक्टिव है, और ये चीज हम देख भी चुके हैं, ठीक है। अभी देखो आयरन आता है यहाँ पर, हमने अभी जो एग्जांपल देखा वो कैसे हुआ और कैसे पता चला कि कॉपर को फेरम आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर सकता है। कैसे? देखो आयरन यहाँ पर है ना, ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर यहाँ पर है कि नहीं? कॉपर यहाँ पर है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि काफी अंतर है, मतलब काफी क्या अंतर तो है ना, आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है ना। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। हमने अभी बात कर ली यार, दुनिया भर की बात कर ली, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ में, इसका रिएक्शन इसके साथ में, उसके साथ में, ठीक है। फिर दुनिया भर पूरी दुनिया घूम के आ गए। अब हम बात करेंगे कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो यार, कुछ फोटो डाला गया है आपकी एनसीईआरटी से, वो क्या है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मान लो हीलियम है ना, हीलियम, चलो छोड़ो हीलियम को छोड़ो, सोडियम को देखो, ज्यादा रिलेट कर पाओगे, मेटल है, ठीक है, मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11, यानी कि 11। अच्छा, हम 9th में पढ़ के आ चुके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, हमें पता है इस 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 1, यानी कि K वाले शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ? L वाले शेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और M वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अच्छा, अभी नहीं समझ में आया, नेक्स्ट वाले का देख लो, मैग्नीशियम का देख लो। आंख बंद करके मैं 12 लिख रहा हूं यहाँ पर, देखो 12 लिख दिया मैंने। अच्छा, क्या होगा? 2 यहाँ पर रहेगा, 8 यहाँ पर रहेगा, और 2 यहाँ पर रहेगा, ठीक। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मैग्नीशियम का। ऑलराइट, देख लो 2 8 2, K शेल में 2, L शेल में 8, M शेल में 2, राइट। ग्रेट, तो ये हमको पता है कुछ इस तरीके से कोई ना कोई एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, और अपना अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अच्छा, इसका मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से क्या संबंध? अभी संबंध आएगा, बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नीचे देखो नॉन मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, जैसे कि ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। आगे बढ़ते हैं, ये देखो जरा, अब आती है कप्तानी इनिंग्स, ठीक है। ये है वो कप्तानी इनिंग्स। क्या है कप्तानी इनिंग्स? मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो रिएक्शन होता है, ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, आयन के ट्रांसफर से होता है। कैसे? अभी हम समझेंगे, बिल्कुल ध्यान लगा के समझना। देखो देखो, मान लो कि मैंने एग्जांपल हर जगह देता हूं और बहुत सही एग्जांपल है, अगर एग्जांपल याद रहेगा तो ये हलवा चीज है, ये हलवा चीज है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन है जो तुमको बेचना है, तुम्हारे किसी काम का नहीं, एक एक्स्ट्रा स्मार्टफोन तुम्हारे पास पड़ा है। अगर वो तुम्हारे घर से चले जाएगा तो यार जगह तो खैर क्या ही घेरता है वो, बट स्टिल मान लो कि छोटा सा घर है हमारा, है ना, और वो जबरदस्ती पड़ा हुआ है ना, काम का नहीं है, ठीक। ग्रेट, अभी वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमको क्या करना है, उसको सेल करना है। एक सामने वाला व्यक्ति है, एक है बंटी, एक है बंटी, ये बंटी फोन को सेल करना चाहता है, ठीक। एक है मोंटी, ये बंटी फोन को परचेज करना चाहता है या फिर खरीदना चाहता है, ठीक। ग्रेट, खरीदना चाहता है। अच्छा,
अमेजिंग। अब सोचो जरा, बंटी बंटी और मोंटी कांटेक्ट में आए, है ना। बंटी को पता चला कि मोंटी नाम का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट करता है और तभी से इनकी दोस्ती बढ़ती, पता है तुमको। ठीक है, बंटी मोंटी की स्टोरी कभी सुनाऊंगा तुमको, ओके, खुद बनानी पड़ेगी पहले। तो अच्छा, कितनी अच्छी डील है कि बंटी को फोन बेचना है और मोंटी को फोन खरीदना है, यानी कि दोनों अपनी जगह पर खुश हैं। बंटी अपना फोन सेल करना चाहता है और एक ग्राहक भी है उसके पास में, एक कस्टमर भी है। अच्छा, अब देखो जरा, यही सेम टू सेम चीज हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के केस में और मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में कैसे अप्लाई करने वाले हैं। जब मैं सोडियम की बात करता हूं, सोडियम, है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8,1। अच्छा, अब इसको स्टेबल होने के लिए, इसको अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर दे, अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम डोनेट कर दे, यार ये बाल, हाँ ठीक है, क्या पता ठीक है कि नहीं है? नहीं है, हाँ भी है। हाँ, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम डोनेट कर देगा तो ये अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, जो कि उसका अल्टीमेट गोल है, ठीक। अच्छा, अभी सोडियम है ये, ठीक है, यहां पर सोडियम को छोड़ दो, यहां पर सोडियम को छोड़ दो। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन जो है, क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि चाहते हैं कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है, ठीक है। 17 लिख दिया मैंने यहाँ पर। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2,8,7, ठीक है, ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2,8,7। अगर इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये बन जाएगा 2,8,8, यानी कि ये अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। सोचो, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, और अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। सोचो, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अगर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो क्या होगा? दोनों खुश, दोनों अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर पाएंगे। तो देखो, कुछ ऐसे ही होता है, कुछ ऐसे ही होता है, जो कि यहाँ पर रिएक्शन में लिखा भी हुआ है। ये रहा 2,8,1 वाला सोडियम, इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल दिया कि जा क्लोरीन तू ले ले, ये इलेक्ट्रॉन तू रख ले, ओके ग्रेट। तो यहाँ पर देखो क्या बचा? 2,8, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन तो जा चुका है, ये रहा वो इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की तलाश में ही क्लोरीन घूम रहा था, कहीं इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए। वो इलेक्ट्रॉन इसको मिला। ये पहले था 2,8,7, क्यों? क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की अभी कमी है अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन उसको मिला, इसने फटाक से उस इलेक्ट्रॉन को ग्रैब कर लिया, इसने फटाक से उस इलेक्ट्रॉन को ग्रैब कर लिया, बन गया क्लोरीन Cl 2,8,8। समझे बात को? समझे बात को? राइट, ग्रेट। तो बेसिकली Cl जो है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है और ये बन गया 2,8,8, दोनों खुश। ये 2,8 ही बन गया, राइट, ये बन गया 2,8,8। दोनों ने अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को भाई साहब अचीव कर लिया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन किया गया है। ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसके आउटर, बेसिकली यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बनाया गया। सॉरी, यहाँ पर सोडियम के केस में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? एक था। तो कुछ इस तरीके से डिनोट किया गया है कि सोडियम लिख दिया, ठीक है, और वो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये डिनोट करने के लिए एक ऐसा सर्कल बना दिया। क्लोरीन की जब बात कर रहे हैं, है ना, क्लोरीन की जब बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन के केस में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 17 होता है, 2, 8, 7, 7 होते हैं। तो वो 7 कुछ इस तरीके से डिनोट कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, ग्रेट। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएगा क्लोरीन के पास में तो क्या होगा? क्लोरीन भी खुश, सोडियम भी खुश। क्या बन जाता है? Cl नेगेटिव, क्लोराइड एनायन बन जाएगा, ठीक है, और सोडियम का कैटायन बन जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम का कैटायन क्यों बना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर Na पॉजिटिव क्यों आएगा और यहाँ पर Cl नेगेटिव क्यों आ रहा है? यहाँ पर Cl नेगेटिव क्यों आ रहा है, ये मुझे कमेंट करके बताना। तुमको पता ही है, खैर अभी इतना सब समझा दिया मैंने तो, ठीक। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लेन देन हो रहा है। एक ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दूसरे ने खुशी खुशी ले लिया, क्योंकि दोनों को जरूरत थी। ऑल राइट, समझ गए इस बात को? ठीक। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक तगड़ा एग्जांपल लेते हैं। क्या है वो एग्जांपल? मैग्नीशियम का एग्जांपल है। मैग्नीशियम का एग्जांपल है। कैसा एग्जांपल है? और अगर आपको नहीं दिख रहा तो मेरे हिसाब से दिख जाना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी बड़ा करके लिखा है।
बट खैर अगर नहीं दिख रहा तो स्क्रीन पर दिख जाएगा। अब सोचो बंटी है ना, इमेजिन करो बस, बंटी के पास में आप दो फोन्स हैं, बंटी के पास में आप दो फोन है जो कि ये सेल करना चाहता है, ठीक है। कोइंसिडेंटली बंटी को दो ग्राहक मिल गए, एक मॉन्टी और दूसरा मॉन्टी। है भैया क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? मैं कह रहा हूं नहीं, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों के नाम भी सेम है। मान लो ना, मानने में क्या जा रहा है तुम्हारा, दिमाग लगाना है यहाँ पे, मान लो बस, ठीक। बंटी को अपने दो फोन सेल करने हैं, ये दोनों भाई हैं जुड़वा जिनका नाम है मॉन्टी, और दोनों को फोन खरीदने हैं, ठीक है। विन विन सिचुएशन, एक फोन इसके पास में, एक फोन इसके पास में, बात खत्म, दोनों खुश। सिमिलरली यहां पर अब देखो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 2, 8, 2। अब अगर मैग्नीशियम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, हटा देगा अपने पास से, तो क्या होगा, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स हट गए तो क्या हो जाएगा, 2, 8 हो गया, कर लिया नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक। अच्छा, अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं मैग्नीशियम का और क्लोरीन का। अच्छा, तो अभी क्लोरीन की बात करते हैं। अच्छा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में तो भैया 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मैंने कहा दो क्लोरीन है ना, जैसे कि यहाँ पर दो मॉन्टी थे फोन खरीदने के लिए, सिमिलरली यहाँ पर दो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन खरीदने के लिए, ठीक। वो बस एग्जाम्पल है यार, वो एग्जाम्पल से तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पर क्या बनने वाला है, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा भी हुआ है कि मैग्नीशियम जिसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, अपने पास से हटा दिया, ठीक है, जाओ नहीं जरूरत तुम्हारी। लेकिन इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी दो क्लोरीन को, एक क्लोरीन है ना, इसलिए अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है, और बन गया Cl नेगेटिव एनायन। ओके, अच्छा, अब ऐसा एक और क्लोरीन लिख लो, लिखो मत, मतलब वहां पर तुम नीचे यहाँ पर दिखाओगे ही सही, ये देखो यहाँ पर तुम दिखाने ही वाले हो कि ये एक, इसने जो दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास में, सिमिलरली ऐसा एक क्लोरीन है जिसने एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ओके, तो बेसिकली कितने क्लोरीन लगे, देखो कितने मैग्नीशियम थे, एक, कितने क्लोरीन लगे, 2, खत्म बात, समाप्त। यहाँ पर वो रिप्रेजेंटेशन भी है, ये रहा रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि बंटी ने दो मॉन्टी को फोन दिया, सिमिलरली एक मैग्नीशियम ने दो क्लोरीन को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ये दो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है ना, कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर, मैं दिखा देता हूँ। Mg है, ये रहे दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास जाता है, ठीक, आई बात समझ में, सब खुश। इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, एक इसके पास चले गया तो ये 2,8,8 हो गया, एक इस क्लोरीन के पास चले गया तो ये भी 2,8,8 हो गया। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा MgCl2, क्लोरीन है ना मैग्नीशियम कैटायन, ठीक, ये रहा यहाँ पर। अच्छा, ये स्टेप लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार, जहां पर तुम क्या कर रहे हो कि Mg2 पॉजिटिव लिख रहे हो, उसको बता रहे हो ऐसा, और यहाँ पर Cl नेगेटिव लिख रहे हो, सारे के सारे आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे दिखा रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर नीचे 2 लिख रहे हो। ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा हुआ। ऑलराइट, ग्रेट। तो ये कैसे कंपाउंड्स है, आयनिक कंपाउंड्स हैं। अब इन आयनिक कंपाउंड्स की हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो क्या प्रॉपर्टीज होती है, बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टीज, सिंपल सरल सी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। फिजिकल नेचर कैसा होता है, ये जो आयनिक कंपाउंड्स हमने अभी देखे NaCl, MgCl2, इनका फिजिकल नेचर कैसा होता है, तो देखो जरा। Ionic compounds are solids and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. यार जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं ना, इनके बीच में एक तगड़ा, बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, काफी तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक। तो बेसिकली क्या ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई साहब अच्छा तगड़ा स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं। सो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड and somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and the negative ions. अच्छा, these compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. All right, great. अगर pressure apply किया जाता है, they are generally brittle. But ऐसे अगर हम लोग देख रहे हैं तो they are somewhat hard and they are solids. They are solid and somewhat hard. क्योंकि यार ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच का जो स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत तगड़ा होता है वो, है कि नहीं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्यों, सोचो जरा, जब इनके अंदर का जो कहाँ गया वो, मैं तुमको लिख के भी दिखा रहा हूँ,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव, यहां पर भी लिखा होगा, हाँ ये रहा इंटर आयनिक अट्रैक्शन, ये रहा। जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है ना, ये जो आयंस के बीच का जो अट्रैक्शन होता है जिसे हम इंटर आयनिक अट्रैक्शन कहते हैं, ये बहुत तगड़ा होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग होता है। और इस स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई चाहिए, ठीक। सो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रांग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इनके बीच के इस तगड़े इंटर आयनिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ठीक है, ज्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लगता है। वाइब समझ में आ रही है? वाइब समझ में आ रही है? अच्छा, सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा, ठीक। पानी के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की, तो हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, एक सेकेंड, ओके। जब हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, तो अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस, है ना। हमने ये पढ़ा यार कि आयंस इलेक्ट्रिसिटी, एसिड के केस में भी H+ आयंस थे, OH- आयंस थे बेस के केस में, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर, अब पानी के अंदर है, ठीक है, तो आयंस छोड़ रहे हैं, ओके। इट कंटेन्स आयंस which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution, ठीक। पानी के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब मुझे नाम बताना कौन से इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अच्छा, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, तो तुम बस इतनी सी चीज मुझे कमेंट करके बताओ, है ना, कि कौन सा आयन कौन से इलेक्ट्रॉन की तरफ दौड़ता है, ठीक। अगर इतना क्लियर हो गया तो बात ही खत्म है। ओके, आगे समझते हैं। आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द रिजिड स्ट्रक्चर, है ना। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो क्या हो रहा होता है, एक्चुअली वो आयंस का मूवमेंट हो रहा है, ठीक। लेकिन जब मैं बात करूंगा वो एक्वा सॉल्यूशन में पॉसिबल होता है, क्यों? क्योंकि तब आयंस फ्री होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं। लेकिन जब हम सॉलिड की बात करें, जब आयनिक कंपाउंड्स अपनी सॉलिड स्टेट में होते हैं, क्या उस सॉलिड स्टेट में आयंस का मूव होना पॉसिबल होता है? हमने देखा कितने क्लोजली पैक्ड होते हैं, राइट, ग्रेट। तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, क्यों? क्योंकि आयंस फ्रीली मूव नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। This is possible in the molten state since the electrostatic forces of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to the heat। क्या होता है ना कि मोल्टन स्टेट के अंदर बहुत तगड़ी हीट के कारण, है ना, जो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो टूट जाता है ना। सोचो जरा, सोचो, मैं तुमको एक बहुत तगड़ा एग्जांपल देता हूँ, ओके। अगर आप टग ऑफ वॉर खेल रहे हो, है ना, टग ऑफ वॉर खेल रहे हो, एक साइड से आपका दोस्त खींच रहा है, आप मतलब आपके दोस्त की पूरी क्लास खींच रहे हो, एक साइड से आप खींच रहे हो, ठीक। बहुत स्ट्रांग फोर्स, मतलब इतना स्ट्रांग फोर्स लगा रखा है दोनों साइड से, है कि नहीं, दोनों साइड से। लेकिन जैसी वो रस्सी टूट गई, एक पार्टी इधर साइड फेंका जाएगी और एक पार्टी उधर साइड, है कि नहीं, यानी कि एक क्लास जो है वो इधर साइड और एक क्लास उधर साइड, है ना, ग्रेट। तो क्या हो रहा है कि वो बंधन टूट गया, वो जो रस्सी से बंधन था बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ, तो जकड़ के रखा हुआ, वो टूट गया। अब सब फ्री है ना, अब सब फ्री है कि नहीं, ग्रेट। तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ कहाँ गया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन दी अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, जो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो सब टूट जाता है। क्यों? क्योंकि हाई हीट के कारण क्या होता है ना कि वो अब मोल्टन स्टेट में आ गया और वो जो इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाता है। ओके, ग्रेट। Thus the ions move freely and conduct electricity। अब आयंस मूव करने के लिए फ्री हैं। सॉलिड स्टेट में आयंस फ्रीली मूव नहीं कर सकते, मोल्टन स्टेट में क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो जो उनके बीच का स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो हीट के कारण टूट गया है। नाउ वी हैव ओवरकम दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके चलते अब आयंस फ्री है। ओके, ग्रेट। अब हमने बात कर ली है सॉल्युबिलिटी की, हमने बात कर ली है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। ऑलराइट, तो आई होप कि आप सब लोग किसी के साथ सेफ होंगे। मुझे हर जगह फॉलो करना मत भूलना, काफी अपडेट्स आते रहते हैं। आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे। आज जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वील मीट इन नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय। और कोई भी डाउट तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ चीज अगर आपको लग रहा है कि छूट गई हो तो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, गुड बाय।